दोस्तों नमस्कार, मैं के पी निरंकारी एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के पी निरंकारी पे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है संविधान का प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। दोस्तों ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, प्रस्तावना से लगभग एक क्वेश्चन सभी परीक्षाओं से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रस्तावना पे विस्तृत चर्चा करते हैं और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं, जो आने की संभावना है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत कम समय आपका हम लेंगे और निश्चित रूप से अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आने वाली किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना है क्या चीज़, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं जो प्रस्तावना के बारे में समझते नहीं प्रस्तावना है क्या चीज़। तो संविधान लिखने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्तावना लिखते हैं, एक प्रस्ताव लिखते हैं, एक उद्देशिका लिखते हैं। यानी कि हमारा अगले जो हम संविधान लिखने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्या हम उसमें लिखेंगे, ठीक है, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसको पेश करते हैं और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। तो संविधान सभा के बारे में तो आप सब जानते हैं, पढ़े होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और पहला दिन जो है एक वरिष्ठ सदस्य यानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, जब पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर परीक्षा में आ जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो ध्यान रहे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, वो सबसे वरिष्ठ होते हैं इसलिए उनको बना दिया जाता है। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर, दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब उस समय चुना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये हमारी संविधान सभा स्टार्ट होती है और 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को यानी 2 दिन और बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा संविधान सभा उद्देशिका यानी प्रस्तावना लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप सब लोग। प्रस्तावना है क्या चीज़ एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सुन लीजिए, शार्ट में जल्दी से सुना देते हैं। प्रस्तावना आपके सामने लिखा हुआ है, फिर इसी में से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं उसको बताऊंगा। ठीक है ना, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए, हम भारत के लोग, ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपका हुआ प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना में क्वेश्चन बनते कैसे हैं हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे पूछता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछा कहाँ जाता है प्रस्तावना से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द लिखा हुआ। ठीक है, हम भारत के लोग, ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हम भारत के लोग, ये शब्द लिया कहाँ से गया है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, कई देशों का संगठन है, तो उसमें भी प्रस्तावना लिखी है और उस प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। ठीक है, तो अगर कहा जाए कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अनुकरण किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावना से लिया गया है। वहाँ पर लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग का इसका अर्थ होता है कि भारत, संविधान में आगे पढ़ेंगे आप जो है कि समस्त शक्तियाँ, संविधान का समस्त स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, यहाँ पर हम भारत के लोग का अर्थ अगर पूछे अर्थ क्या है, तो हम भारत के लोग अर्थ ये है
कि संविधान का समस्त स्रोत, समस्त शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है, क्योंकि ये जनता के लिए ही बन रहा है संविधान, जनता के कल्याण के ही लिए बन रहा है, ठीक है ना। समस्त स्रोत जनता है। आगे देख लीजिए आप, अब आगे इसमें ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन एक चीज़ और पूछता है कि संविधान में देखिए संशोधन, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे कैसे संशोधन क्या हुआ, लेकिन आप बताएंगे कि संविधान जो प्रस्तावना लिखा गया, ये प्रस्तावना लिखा गया, तब इसमें 3 ऐसे शब्द इसमें हैं जो पहले नहीं थे, जो बाद में जोड़े गए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आज तक पूछा गया है कि कौन से नए शब्द संविधान संशोधन में जोड़े गए, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। अगर 1976 से पहले पूछ ले 1976 से पहले संविधान कैसा था, तो आपको उन तीनों शब्द को हटा के बताना कि हाँ ऐसा था। 1976 के बाद कैसा था, तो ऐसे बताना। कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं मैं उसकी बात करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। देखो आगे संविधान में पढ़ाएंगे आपको संविधान संशोधन कैसे होता है। संविधान में संशोधन किया जाता है, जैसे कुछ कमियां रह गई है, कुछ चीज़ जोड़ना है ना, तो बताएंगे। तो पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके इसमें जोड़ा गया 3 शब्द। कौन जोड़ा गया? ध्यान दीजिए। पहला शब्द जोड़ा गया आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये अखंडता, ये ध्यान दीजिए, 3 शब्द जोड़े गए थे। आप लोग बहुत बारीकी समझिए इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। कौन जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। ध्यान दीजिए, तीनों शब्द जोड़े गए हैं। अभी इसको हम बताएंगे, इसका मतलब क्या है, क्या सब चीज़ बताएंगे आपको। 3 ये शब्द हो गया। और एक क्वेश्चन देखो और क्या बनता है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता। आप देख लीजिए, खुद इसमें लिखा हुआ, देखिए समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। एक सामाजिक हो गया, दूसरा आर्थिक हो गया, तीसरा राजनीतिक। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। साफ साफ सामने लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कितने प्रकार के न्याय होते हैं प्रस्तावना में, कितने प्रकार के न्याय हैं। अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है इसी में कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार स्वतंत्रता है, आगे आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कितने प्रकार? 5 प्रकार स्वतंत्रता है। देख लीजिए, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दोनों का अर्थ लगभग एक है, लेकिन थोड़ा अंतर, ठीक ना। विचार, अभिव्यक्ति, ये हो गया। विश्वास की स्वतंत्रता है, हम किसी भी विश्वास कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है, यानी हम कोई भी धर्म स्वेच्छा से मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता है, हम कोई भी किसी को उपासना कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार स्वतंत्रता हो गई? 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। और न्याय कितने थे? 3 थे। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार स्वतंत्रताएं हैं प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन क्या इसमें देखिए पूछता है, कितने प्रकार की समानता है। समानता देखो आगे, फिर आप आगे लिखा हुआ देखिए, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, है ना। तो ये इतने चीज पूछता अलग अलग से। न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, समानता कितने प्रकार की। इसको बहुत बारीकी से आप ध्यान देना, क्योंकि जो परीक्षा में पूछता है इसको उलट पलट देता है, दाएं बाएं करके पूछ लेता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा संविधान जो है कब स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया है? ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को। ध्यान आपको देना है यहाँ पर, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को देखिए क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया है। परीक्षा पूछता है कि अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है, आत्मार्पित किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को, यानी 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। विधि दिवस क्यों मनाया जाता है आज आप जान लीजिए कि इसी दिन हमारा जो है संविधान अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को हम लोग तब से विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान को किसने अंगीकृत किया था, किसने अधिनियमित किया था, किसने स्वीकार किया था, तो संविधान सभा ने किया था। ध्यान ये देना, ठीक है। किसने? भाई संविधान सभा के लोग थे, तो उन्होंने अंगीकृत किया था, ठीक है।
अब ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसमें से और हम देखते हैं और अंदर से गहराई से क्या क्वेश्चन पूछता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, हम अब आगे उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि ये संविधान का अंग है कि नहीं है, हाँ, इसमें ये न्याय योग्य है कि नहीं है, किसने क्या कहा है इसके बारे में। ठीक है, उसकी चर्चा हम अब कर रहे हैं। ठीक है, में हम कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ छूट गया, इसका अर्थ कुछ बता दें ताकि आप कभी कभी परीक्षाओं में इसका अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, कई बार इसका अर्थ पूछ चुका है और इसलिए थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लें 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको तो हम बता दें कि हम भारत के लोग यानी भारत पूरा स्रोत जनता है, संविधान का स्रोत जनता है, शक्ति का स्रोत जनता है। अगला देखिए क्या लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ ना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारा भारत देश आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, किसी का कोई दबाव नहीं है। भारत जिसके साथ चाहे संधि करे, चाहे इसके साथ कोई व्यापार करे, समझौता करे, कोई हस्तक्षेप भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं लगा सकता। ठीक है, संपूर्ण प्रभु संपन्न का यही अर्थ होता है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सबका अर्थ हम बताते चलें थोड़ा जल्दी। समाजवादी राज्य की जो संविधान की हमारी परिकल्पना है, जो सोच है, जो विश्वास है, वो समाजवादी राज्य की परिकल्पना है। समाजवादी राज्य से क्या मतलब? समाजवादी का मतलब ये होता है कि भारत में जो संपत्तियां हैं वो सभी सरकार के अधीन हैं और सरकार समाज में सभी को बराबर का वरीयता देगा। ठीक है, सरकार सभी को बराबर की वरीयता देगा। ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्तियों में। ठीक है, अगला क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए, यही शब्द जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए थे ना, अभी अब बताएं। पंथ निरपेक्ष मतलब ये होता है कि भारत राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। हमारा संविधान, हमारा देश न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कुछ नहीं है। भारत की जनता जिसको जो स्वेच्छा हो सो अपने मन से माने, लेकिन भारत देश का, हमारे संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। सभी धर्म के साथ देश हमारा संविधान सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है। ये नहीं किसी धर्म को बढ़ावा दे, किसी धर्म को गिराए, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया है पंथ निरपेक्ष। समझ गए? यानी सबके साथ समान व्यवहार, देश का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, इसका ही अर्थ होता है। ठीक है, अब बाकी लोग, देश की जनता अपना अपना धर्म माने, कोई बात नहीं, सरकार सबका सहयोग करती है। आगे देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 2 शब्द हैं ना, पहले लोकतंत्रात्मक देख लें। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ना कि निरंकुश सरकार। अगर सरकार सही नहीं रहती, सही गलत कार्य करती है, देश के खिलाफ काम करती है, तो लोकतंत्र के माध्यम से उस सरकार गिर जाती है। ठीक है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र का मतलब होता है। आगे देखिए, गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। ये सब अर्थ पूछता है परीक्षा में, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, वनडे भी पूछ लेता है। आप जब जाने रहेंगे तो किसी तरह से घुमा के पूछिए, आप बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, भले हमारा ये चैनल, ये हमारा बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड तो नहीं है, देसी बोर्ड ही आपका साधारण आप जानते हैं जहाँ कोचिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे आपको नहीं बताया जाएगा। मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। क्या परीक्षा में पूछता है, क्या नहीं पूछता, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बड़े बड़े बोर्ड लगा के 4 दिन में पढ़ के और उल्टा सीध जो भी समझ में आया लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ पे चर्चा करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोकतांत्रिक का मतलब बता चुका हूँ। गणराज्य का मतलब देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश का जो शासक होगा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, वह जो है वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा। ऐसा ब्रिटेन में है ना, राजा का लड़का राजा वहाँ पर ब्रिटेन में बनता है, भले वो नाम मात्र का हो। लेकिन हमारे यहाँ गणराज्य का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोगों द्वारा चुना गया शासक होगा, लोगों द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा। गणराज्य का ये मतलब है, यानी वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, इसका ये अर्थ होगा। और आगे क्या क्या शब्द बचते हैं, और तो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं इसमें से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, अगला और हम देख रहे हैं जो काफ़ी ठीक है ना टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए
इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, यानी जो प्रस्तावना है कहा पूछा गया है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है ना। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में 1960 में बेरू बारू केस चला, बेरू बारू केस पे फैसला हो रहा था, बेरू बारू केस चला था, बेरू बारू, ठीक है ना, बेरी बारू केस था 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह संविधान का अंग नहीं है। ध्यान दीजिए आप, यह संविधान का अंग नहीं है, ये प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संविधान का अंग नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एक बात कही कि यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ध्यान देने, क्वेश्चन कई बार पूछा, ये किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है, तो बेरू बारू केस, ठीक है ना, बेरी बारू केस, ठीक है, 1960 का केस है, ठीक है। ये केस चला है, अभी आप पढ़ेंगे संविधान वगैरह तो बताएंगे क्यों चला है। ये कुछ ज़मीनें जो है, जो कुछ भारत का क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया था बांट उठ के, उसी समय ये केस चल रहा था। तो उसी केस में बात हुई कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ना तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, यह केवल संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगले मुकदमे में, दूसरे में ये पलट दिया गया, ठीक है, अब ये माना नहीं रह गया है। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए 1973 में केशवानंद, ठीक है, केशवानंद बनाम भारत राज्य, केशवानंद बनाम भारत राज्य का मुकदमा जब स्टार्ट होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ कहा था पहले कि ये अंग नहीं है, इसको तुरंत पलट दिया गया। इसको पलट के क्या कहा गया कि भारतीय संविधान, प्रस्तावना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये बनता, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, भाग है, ध्यान दीजिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा। कौन कहा? केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य वाले केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात भाग है तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है इसमें। तभी तो 1976 में 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, है ना, तभी जोड़े गए, 73 के बाद जोड़े गए हैं। तो इस केस ने कहा भैया कि भाग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और एक मूल बात ध्यान देना, बार बार जो परीक्षा में ही फंसाता है, मूल बात यह है कि क्या, ये देखिए, क्या उद्देश्य का न्याय योग्य है? ध्यान दीजिए, उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके माध्यम से न्यायालय में न्याय नहीं दिया जाता। ध्यान दीजिए, यह संविधान का अंग है। अब जो अंतिम डिसीजन आ गया इसका कि यह संविधान का अंग है, ठीक है, संविधान का अंग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है, इसके माध्यम से न्याय नहीं दिया जाता। जब न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्याय दिया जाता है तो संविधान पे चर्चा की जाती है, ठीक है, लेकिन जो है प्रस्तावना पे चर्चा करके न्याय नहीं दिया। ध्यान दीजिए, यह न्याय योग्य नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यह संविधान का भाग है, हाँ ये संविधान का ही भाग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु परिवर्तन करने में ध्यान रहे कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मूल ढांचे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य में कहा गया है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आगे संविधान आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे मूल ढांचा क्या है, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से संविधान में इसलिए पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा है कि संविधान जन्म पत्री है? तो ध्यान दीजिएगा, के.एम. मुंशी, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है? के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी राजनीतिकार, मतलब राजनीतिक विद्वान थे जो है, उन्होंने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है कि यह प्रस्तावना जन्म पत्री है, ठीक है। और सुभाष कश्यप ने क्या कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। ध्यान दीजिए, सुभाष कश्यप के अनुसार अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, कहेंगे हम प्रस्तावना। अगर ये पूछ ले कि संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32, इतना दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगर केवल इतना पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे चल के आपको बताएंगे अनुच्छेद 32 वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये आज का प्रस्तावना का टॉपिक्स है। अगर आप इसको विधिवत ढंग से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे जितना हम बताएं, ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अंतिम जो हम अपनी बात कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है आप सबको आगे बढ़ाना,
रात दिन, इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, चैनल के बारे में बताएं कि ये निःशुल्क अभियान हमारा जो शिक्षा का चल रहा है सबके लिए, इसका सब लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही हमारी कामना, यही प्रार्थना है। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।